नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। द्विघात समीकरण का हमारा ये सेकंड रिवीजन क्लास है। इस क्लास में भी हम पुराने क्वेश्चन के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो हमारे इतने इम्पोर्टेंट है कि इंसान पानी बिना मर जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट है। समझ में आई बात ना। हम आपको कई बार बोलते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो हमेशा पुराने क्वेश्चन के ऊपर ही आधारित बनाता है, ठीक ना। क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। सभी को पता है कि आप लोग 2022 2023 बढ़िया से तैयार किए अपना है, ठीक ना। इसीलिए एग्जामिनर जो होते हैं वो पुराने क्वेश्चन ही अक्सर पूछते हैं। तो हम आपको जब भी एनालिसिस कराते हैं पुराने क्वेश्चन ही एनालिसिस कराते हैं, नए क्वेश्चन नहीं एनालिसिस कराते हैं, ठीक ना। क्योंकि नए क्वेश्चन जो आप खुद जानते हैं, खुद बढ़िया से पढ़े हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चन आप नहीं पढ़े हैं बढ़िया से। समझ में आई बात ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा, समझते रहिएगा कि पुराने क्वेश्चन किस प्रकार से हल करते हैं, ठीक ना। वीडियो को शुरू करें। यहाँ पे देखिए बोर्ड पर 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं, ठीक ना। तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करेंगे, उसके बाद हम अपना और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक ना। उसके बाद जिनके वर्गों का योग 365 हो। कितना हो? 365, ठीक है। तो एक साल में 365 दिन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक साल में 365 दिन भी होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी बात होती है, ठीक ना। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक ना, तब हल करिए। क्वेश्चन समझ में आया ही नहीं, हल करने बैठ गए तो पक्का फेल हो जाएंगे आप, गारंटी है कि आप फेल ही हो जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत संख्याएं हमारे पास है, ठीक ना। जब दो क्रमागत संख्याएं हमारे पास है, मान लेते हैं पहली संख्या x है, फिर और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x+1 मान लेते हैं, ठीक ना। ये पहली संख्या हमारी x है, दूसरी है x+1 है, ठीक ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, इनके वर्गों का योग। क्या बोल रहा है? वर्गों का योग। वर्गों का योग कितना दिया है? 365 दिया गया, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, वर्ग निकालना है, ठीक ना। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे x², क्योंकि वर्ग है तो x² हो जाएगा, फिर प्लस में x+1 इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल में 365 कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे पास दिया गया है, 365 ही दिया गया है। दो क्रमागत वर्गों का योग कितना दिया गया है? 365 ही दिया गया है, क्योंकि ये वर्ग की बात कर रहा है। क्यों? ये वर्ग की बात कर रहा है तो x² हो जाएगा, पहली संख्या x², दूसरी संख्या स्क्वायर में हो जाएगी हमारी, क्योंकि ये वर्ग में बात कर रहा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ गए तो पेपर हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम गुणा करते हैं तो x² हमारा दिया गया है, तो इसको हम पहले तोड़ देते हैं। x² प्लस फिर इसका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, फिर प्लस में 1 का 1, फिर प्लस में 2x, ठीक ना, इक्वल में 365 हो जाएगा। क्यों? 365 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो दोनों को जोड़ देते हैं तो 2x² हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 365 उधर है तो प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, 365 हो जाएगा माइनस का, ठीक ना। इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना? इक्वल में हमारा कितना हो गया है, 0 हो गया। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई है? अब चलिए इसको और आगे हल करते हैं तो 2x² हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए +1 इधर -1 है तो घट जाएगा, जब घटेगा तो 364 हो जाएगा, इक्वल 0। 365 की जगह पे क्या हो जाएगा, 365 में से 1 को घटाएंगे हम तो 364 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब एक काम करते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक ना। क्या मान लेते हैं इसको हम? समीकरण 1 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, ठीक ना। और आप लोग कंफ्यूज हो जाकर गलत उत्तर देते रहते हैं, और जब गलत उत्तर दे देते हैं तो आप हो जाते हैं फेल, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए आसान तरीका निकालना, में आसान से आसान तरीका निकालना, ठीक ना। अब हम इस समीकरण 1 में 2 का कर देंगे भाग। क्या करेंगे हम? 2 का भाग, ठीक ना। 2 का भाग करने
पर, ठीक है। 2 का हम कर देंगे भाग, जब 2 का भाग कर देंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर, प्लस में ये 2 खत्म हो जाएगा तो यक्स बचेगा, ठीक ना। माइनस 365 का आधा कितना होता है, 365 का आधा 182, कितना होता है 182 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये भी हमारा समीकरण बन गया, ठीक ना। अब इस समीकरण को हटा करके हम, या मान लीजिए खत्म कर देंगे, अब हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणन विधि, ठीक ना, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि के माध्यम से ही हल करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि इसका क्या होगा, तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स कर देंगे हम, ठीक है। ऐसे कर देते हैं हम 182, यानी कि जोड़ने या घटाने पर हमें यक्स मिल जाए और गुणा करने पर 182 मिल जाए। कितना मिल जाए, 182 मिल जाए ठीक ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, 14x माइनस 13x, ठीक ना, माइनस 182 इक्वल 0। क्योंकि देखिए 14 में से 13 को घटाएंगे तो हमें 1 मिलेगा, ठीक ना। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम 14x माइनस क्या कर देते हैं, 13x कर देते हैं तो सिर्फ क्या मिलेगा, यक्स मिलेगा, ठीक ना। तो जोड़ने या घटाने पर हमें यक्स मिल गया है, ठीक ना। और गुणा करने पर 14 का गुणा हम 13 में करेंगे तो 182 मिलेगा। कितना मिलेगा, 182 मिलेगा, ठीक ना। गुणनखंड विधि हमेशा यही कहता है कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिल जाए, अचर पद मिल जाए, और गुणा करने पर अचर पद मिल जाए, और जोड़ने या घटाने पर हमें चर पद मिल जाए, ठीक ना। ये हमसे गुणनखंड विधि हमेशा कहता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, अब वही नियम जो हम आपको पहले रिवीजन क्लास में समझाए थे, इन दोनों को हम कर लेंगे साथ में, अब इन दोनों को कर लेंगे साथ में हम, ठीक ना। तो इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे यक्स को कॉमन कर लेते हैं तो यक्स प्लस 14 बचेगा। क्या बचेगा, यक्स प्लस 14 बचेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे माइनस 13 को कॉमन कर लेते हैं, क्यों, माइनस 13 को कॉमन करेंगे तो यक्स बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 14 बचेगा, क्योंकि 13 का गुणा हम 14 में करेंगे, ठीक ना। तो 14 बचेगा, हाँ ठीक है, 14 बच गया। इक्वल में कर देंगे हम इसका 0, ठीक ना। अब देखिए इसको हम साथ में लेंगे, x प्लस 14 हो जाएगा, फिर इसको एक बार साथ में लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा। क्लियर ना, इक्वल 0। अब हम इसको हल करते हैं, अब हम इसको हल कर देते हैं x प्लस 14 बराबर 0 कर देते हैं हम, ठीक ना। तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा, क्यों, x बराबर माइनस 14 हो जाएगा। फिर x माइनस 13 बराबर 0 कर देते हैं तो x माइनस का उधर प्लस, यानी कि 13 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो गया हमारा, ये 13 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए एक बार हमें क्या मिला है, x बराबर माइनस 14 मिला है, और x बराबर एक बार हमें क्या मिला है, 13 मिला है, ठीक ना। क्या मिला है, 13 मिला है, हाँ ठीक है, 13 मिला है, ठीक ना। अब हम यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो हमारा मूल होता है, ठीक है, जो हमारा मूल होता है वह हमेशा पॉजिटिव में आता है। किस में आता है, हमेशा है पॉजिटिव में आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू अगर हम दूसरे क्रमागत में रख दें, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहली को छोड़कर अगर हम दूसरी में रख दें तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है। क्या है, x प्लस 1 है, तो हम रखेंगे x की जगह पे अगर हम 13 रख देते हैं, क्योंकि हमें क्या रखना हमेशा है, पॉजिटिव रखना है। 13 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये मान निकल के आएगा, x बराबर 14 फिर x बराबर 13, ठीक ना। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अब देखिए क्या है, 2 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी है, 2 क्रमागत संख्याएं हैं। इन 2 क्रमागत संख्याओं का, ठीक ना, जो वर्ग का योग होगा वो कितना होगा, 365। यानी कि ऐसी 2 संख्या हमारे पास है, 13 है और 14, 2 संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग जो है ना वो 365 होने वाला है। समझ में आई आपको, बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। जिनको नहीं समझ में आया है वो कमेंट कर दे कि हमें नहीं समझ में आया, सीधी बात है, सीधी बात, नो बकवास। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे हम। समझ में आई बात ना। किसी को भी अगर ना समझ में आया होगा ये चीज तो हमसे जरूर
संपर्क करें कमेंट के थ्रू, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया है, आगे बढ़े अब हम। चलिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं और आप गड़बड़ा जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक ना। इसीलिए हम सारे के जो पुराने क्वेश्चन होते सारे के सारे पुराने क्वेश्चन हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको, ठीक ना। एनालिसिस भी करवा रहे हैं, रिवीजन भी करवा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक ना। देखिए दूसरा क्या बोला है, निम्न द्विघात समीकरणों को यक्स के हल कीजिए। क्या है, यक्स के हल करना है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक समीकरण दिया गया है 4x² प्लस 4bx माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² इक्वल 0। एक समीकरण है, दूसरा समीकरण भी हमारा इसी प्रकार से दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 2015 में और 2019, 2 साल ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड में, ठीक ना। 2015 और 2019 में पूछा गया था, ठीक ना। तो इस बार चांस है कि यूपी बोर्ड में पूछ दे, ठीक ना। तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, यूपी बोर्ड में भी पूछ सकता है। जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है वो अक्सर यूपी बोर्ड में पूछ दिया जाता है, और जो यूपी बोर्ड में पूछा गया है वो अक्सर सीबीएसई बोर्ड में पूछ दिया जाता है, ठीक ना। सारे के सारे बोर्ड जो है ना आपस में मिले हुए हैं। क्या है, आपस में मिले हुए हैं। सीबीएसई का आईसीएसई में पूछ देता है, आईसीएसई का यूपी में पूछ देता है, यूपी का बीपीएससी में पूछ देता है। मतलब इसी प्रकार से ये पूछता है क्वेश्चन, समझ में आई बात ना। और सारे के सारे पुराने क्वेश्चन होते हैं, ठीक ना। तो हमें क्या करना है, समीकरण के थ्रू यक्स का हमें मान निकालना या यक्स को हल करना, ठीक ना। तो समीकरण क्या दिया गया है, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल 0 दिया गया है, ठीक ना। इतना दिया गया है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, 4x² प्लस 4bx, ठीक ना। अब हम यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट चेंज होगा, ठीक ना। तो हमारे यहाँ पर a² हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक ना। क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, b² हो जाएगा, ठीक ना। इक्वल 0 कर देते हैं हम, क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए जो a² है इसको हम ऐसे करेंगे, 4x² प्लस 4bx। अब यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, इक्वल के साइड में करेंगे, यानी कि RHS में करेंगे, ठीक ना। तो प्लस b² इक्वल माइनस a², प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको है? कोई चीज कॉमन दिख रही है? कॉमन अगर दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं कॉमन दिख रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, हाँ ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, यहाँ सॉरी ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक ना। क्योंकि ये ब्रैकेट चेंज होगा तो ये वाला बदलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे माइनस नहीं प्लस ही रहेगा हमारा, क्लियर। हाँ हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया सर आप, हाँ ठीक है सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है ना तो ब्रैकेट के अंदर वाला चेंज होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहा है वो हमारे पास है 2x, हम इसको कॉमन करेंगे 2x प्लस b, पूरे का कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में तो पूरे का कर देंगे स्क्वायर इक्वल a²। ये इतना कॉमन दिख रहा है हमें, ठीक ना। इतना कॉमन दिख रहा है क्योंकि अगर हम इसका इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 है, यानी कि 4 4 8 हो जाएगा, 8b यानी कि 8bx³ हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब कॉमन करेंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8 यानी कि 2x प्लस b पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में a² हो जाएगा। समझ में आई बात ना। ये यहां से मिलके बना है, क्लियर ना, ये यहां से मिलके बना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए स्क्वायर ये भी खत्म कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास 2x प्लस b, ठीक ना, इक्वल a मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वल में a मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जब भी a मिलेगा तो जब ब्रैकेट हटता है, सॉरी जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में मिलता है a, क्यों, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस और माइनस दोनों में मिलता है, ठीक ना। और हमेशा पॉजिटिव में ही लिखा जाता है, क्लियर ना। ये सभी को पता है, जब रूट हटता, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में लिखा जाता है, जब रूट भी हटता है तब भी प्लस माइनस में लिखा जाता है। रूट और स्क्वायर जब कटता है तो प्लस माइनस में लिखा जाता है, ठीक ना। तो देखिए 2x इक्वल ये प्लस का तो हो जाएगा माइनस का भी, प्लस माइनस a हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a हो जाएगा। तो x इक्वल माइनस b प्लस माइनस a अपान ये 2, इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका हल, यानी कि क्या हमें निकालना था, x के हल,
ठीक ना। यक्स के हल कीजिए, यानी कि यक्स को हमें निकालना था तो यक्स यहाँ पर हमारा है और यक्स को हमने निकाल दिया है, तो क्या मिला है -b प्लस -a बटा में 2। यही मिला है क्या, यक्स का हल। क्या मिला है, यक्स का हल मिला है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप हल करेंगे, इसी प्रकार से हल करेंगे तब आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर मिलने वाला नहीं है। ठीक ना। शॉर्ट ट्रिक जो होती है ना वो ऑब्जेक्टिव में काम करती है, यानी कि बहुविकल्पी में काम करती है, लघुत्तरी में नहीं, लॉन्ग आंसर में काम नहीं करेगा हमारा शॉर्ट ट्रिक। ठीक ना। 4 नंबर करेगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। आप क्वेश्चन को हल किए हैं, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला है। समझ में आई बात ना। जिस प्रकार का क्वेश्चन रहता है उसी प्रकार से हल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आई बात ना। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। ठीक ना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम हैं। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा समीकरण क्या हमारा दिया गया है, यक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 0। ये भी तो सेम ही दिया गया है। ठीक ना। सिर्फ क्या कर दिया गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर था, यहाँ पे 4 था, अब यहाँ पे सिर्फ x कर दिया गया, आधा कर दिया गया, मतलब यहाँ से 4 हटा दिया है और यहाँ से 4 का आधा कर दिया, बस यही किया है। क्यों, यही किया है ना। तो चलिए इसको भी हल कर देते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2bx हो जाएगा माइनस, ठीक ना, माइनस का हो जाएगा। फिर जब चेंज करेंगे हम इसको, तो जब चेंज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 0 हो जाएगा। क्यों, बिल्कुल सेम है, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx हो जाएगा, ठीक ना, तो माइनस का उधर प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, इक्वल ए स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, है, इसको भी कॉमन कर लेते हैं। 2bx को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास 2bx को कॉमन करेंगे तो शायद हमारे पास x b स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बी स्क्वायर बचा गया है और 2bx स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो x प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, तो x प्लस बी इक्वल प्लस माइनस ए मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए मिलेगा। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ए, ये मिल गया हमें x की वैल्यू या x के हल। क्या मिल गया हमें, x के हल, और यही हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल सेम, बिल्कुल जबरदस्त है, आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक ना, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ठीक ना। इसी प्रकार से देखिए, पिछली बार जब हमारा बोर्ड एग्जाम था, एनालिसिस, देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, उम्र जो होती है ना वो सिर्फ नंबर्स में आती है, अनुभव नंबर्स में नहीं आती है। नंबर्स क्या होते हैं जानते हैं, आप किसी के सामने गए हैं, बोलते हैं लड़का इतने साल का हो गया है, लड़की की उम्र इतनी हो गई है। उम्र से हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, अनुभव जिसके पास है वही सबसे बड़ा है। समझ में आई बात ना। चलिए, ये चीज आपको हल हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल बढ़िया, अच्छे तरीके से हल हो गया है। ठीक ना। जिस किसी को भी समझ में ना आया होगा वो कमेंट कर देगा, ठीक ना, अगली क्लास में उसको समझा दिया जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल 0 तथा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0 के मूल वास्तविक हैं, तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2019 में। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था। हो सकता है ये सीबीएसई बोर्ड 2025 में पूछ ले, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड 2025 में पूछ सकता है। सीबीएसई बोर्ड में क्या है, सिर्फ इंग्लिश, और यूपी बोर्ड में सिर्फ हिंदी है। यूपी और इंग्लिश में, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ इंग्लिश का ही अंतर है, इंग्लिश हिंदी का ही अंतर है। ठीक ना, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक ना। तो द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 बराबर 0। ठीक ना। दूसरा क्या दिया गया हमारे पास है, समीकरण है
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0 दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज हम आपको हमेशा कहते हैं, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे बोल रहा है ये दो समीकरण दिए गए हैं, मूल वास्तविक है, इन दोनों का जो मूल है ये क्या है, वास्तविक है। तो क्या होते हैं, जब ये वास्तविक मूल होते हैं तब हम इसको ऐसे हल करते हैं, ठीक ना। तब हम इसको कैसे हल करते हैं, इस टाइप से हल करते हैं। इसको हम आधा करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, या हम लिखते हैं के माइनस 264 लेस देन इक्वल 0। क्या होता है, लेस देन इक्वल 0, हाँ ठीक है। ये है इसके वास्तविक मूल, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 64 माइनस 4k लेस देन इक्वल 0, ठीक ना। ये क्या हो जाएंगे, इसके वास्तविक मूल हो जाते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और ये हमारा क्या दिया गया है, समीकरण 2 दिया गया है, ठीक ना। क्योंकि इन दोनों को मूल जो हो क्या वो वास्तविक है। जब इन दोनों को मूल वास्तविक है तो हम इन दोनों के अनुसार ही क्वेश्चन को हल करेंगे। ये खुद बोल रहा है क्वेश्चन में, इसके जो मूल है वो वास्तविक है, ठीक ना। जब इसके मूल वास्तविक है तो क्या हो जाएगा, 64 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 264 मिलेगा। कितना मिलेगा, शायद 264 ही मिलेगा, हाँ नहीं सॉरी 256। कितना मिलेगा, 256 मिलेगा, ठीक ना। हाँ 64 का गुणा 4 में करेंगे हम तो 256 ही मिलेगा। तो यहाँ पे के है, के माइनस में है, किसमें है, के स्क्वायर, हाँ ठीक है सॉरी, के स्क्वायर माइनस में, यहाँ पर सिर्फ के दिया गया है, ऐसी बात है। यहाँ पे सिर्फ के दिया गया, ठीक ना, के दिया गया है, ठीक ना। अब दोनों समीकरण से लेंगे हम, ठीक ना, दोनों समीकरण से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला दोनों समीकरण के मूल जो है वो वास्तविक है, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जब दोनों समीकरण को लेंगे तो ऐसे इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना, 16। तो के इक्वल कितना आ गया, 16 आ गया। के इक्वल कितना आ गया, 16 आ गया। और यही हमारा क्या है, के का धनात्मक मान है। के का धनात्मक मान कितना है, 16 है। 16 जो है ना, यानी कि 16, जो 16 हमारा है वो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के वास्तविक मूल है। क्या है, दोनों का वास्तविक मूल है, क्या है, के का मान 16 यानी कि 16 यानी कि 16। समझ में आई बात ना। ऐसे ही क्वेश्चन हल होते हैं, इतना ही दिया गया है। अगर इसी के अनुसार अगर ऐसे ही आप लिख देंगे तब भी आपको जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतना नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसे ही लिख देंगे तब भी जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा उतने नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आई बात ना, बहुत ही आसान है। देखिए कोई चीज जो होती है ना वो बड़ी नहीं होती है, सिर्फ हमें देखने में बड़ी लगती है। समझ में बात आई ना। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना। 2 क्वेश्चन और दिया गया है बोर्ड पर, ठीक ना। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूले के ऊपर ही आधारित है और इसमें फॉर्मूले का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। लेकिन ध्यान से देखेंगे समझेंगे तब। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूल है, ठीक ना, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछा गया था यूपी बोर्ड 2020 में। कब पूछा गया था, यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया था, ठीक ना। यहाँ पे देखिए यदि समीकरण अल्फा बीटा के रूप में दिया गया, किसमें दिया गया है, अल्फा और बीटा के रूप में दिया गया है, ठीक ना। तो समीकरण के क्या हमारे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ये हमारे पास क्या दिए गए, समीकरण दिए गए, ठीक ना। अब इस समीकरण का मूल क्या है, अल्फा बीटा है। क्या है, अल्फा बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें माइनस x का गुणांक, ठीक ना, बटा में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। ये फॉर्मूला था, पहले इसको आप फॉर्मूले को मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक ना। और देखिए अल्फा बीटा निकालने के लिए अचर पद, ठीक ना,
बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये होता है दो फॉर्मूले, ठीक ना, प्लस में भी निकालने के लिए और माइनस में भी निकालने के लिए। क्लियर ना, समझ में आई बात ना। देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मूला याद होना ही जरूरी नहीं है, फॉर्मूले को हम किस प्रकार सेट करेंगे सबसे बड़ी बात ये होती है। और बहुत लोगों को फॉर्मूला पता होता है लेकिन सेट करना आता ही नहीं है कि नहीं है। चलिए आज हम फॉर्मूले के आधार पे आपको सेट करके भी दिखाएंगे, ठीक ना। बस ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए समीकरण में दिया गया है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये हमारे पास होता है, ठीक ना। तो माइनस का गुणांक है, तो माइनस में हमारा क्या दिया गया, -3। जहां पे माइनस रहेगा वहां से हम लेंगे, क्या लेंगे, जहां से माइनस रहेगा वहां से लेंगे, ठीक ना। तो -3 है, क्योंकि माइनस लगा है तो -3, ठीक ना, -3 हो जाएगा बटा में एक्स स्क्वायर हमारा पहला पद है, ठीक ना। तो यहां से क्या हमें मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर ना। अब देखिए माइनस तो हमारा पहले लगा, फॉर्मूले में ही माइनस लगा है तो माइनस हम पहले लगा देंगे, ठीक ना। तो हमें क्या मिला, -3 है, तो -3 हम बीच में लिख देंगे, ठीक ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बटा में 2 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, 3 बटा में 2 मिल जाएगा। अभी हमें क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा कितना मिला है, 3 बटा में 2 मिला है। क्लियर ना। अब देखिए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा निकालना हमें, ऐसे देखते हैं, ठीक ना, ऐसे ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। फिर अचर पद, इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, ठीक ना। अचर पद पे, दूसरे वाले पे इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। तो अचर पद हमारे पास क्या दिया गया, 5 दिया गया है। अचर पद हमारे पास क्या दिया गया, 5 दिया गया। तो 5 बटा में एक्स स्क्वायर यानी कि 2 दिया गया, 2। तो ये 5 बटा में 2 यानी कि क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर 5 बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 बटा में 2 हो जाएगा। चूंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, यही निकालना हमें है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों सेम ही इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा, क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है तो अल्फा बीटा हमारा हो जाएगा, क्यों, अल्फा बीटा हो जाएगा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, और करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर दिया गया, यहाँ पर भी अल्फा है, ठीक ना, यहाँ पर बीटा है, बीटा स्क्वायर, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा को कॉमन करेंगे तो फिर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कर सकते हैं, क्यों। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बटा में 2 गुणे 3 बटा में 2, यानी कि प्लस और गुणा दोनों को हम करके लिखेंगे, ठीक ना। तो ऐसे लिखेंगे 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये हमें क्या मिल गया है, 15 बटा में 14 मिल गया। कितना मिल गया है, 15 बटा में 14 मिल गया है। तो यहाँ पे निकालना हमें क्या था, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान निकालना था, ठीक ना। चूंकि यहाँ पे मान आया है 15 बटा में 14, ये रहा आपका राइट आंसर, ठीक ना। अगर हम इस प्रकार से निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इस प्रकार से निकालेंगे तब जाके हमें सफलता मिलेगी और तब हमारा क्वेश्चन सही होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन को हम हल करते रहेंगे। क्लियर ना। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे हम देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के मूलों के व्युक्त कर्मों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, व्युक्त कर्मों का योगफल ज्ञात करना, ठीक ना। तो नियम वही हमारा रहेगा, क्यों, अल्फा प्लस बीटा रहेगा, यानी कि माइनस आएगा तो 7 बटा में ऐसे करेंगे, -7 बटा में 7 ऐसे, फिर एक्स स्क्वायर यानी कि हमारा क्या है, 1 है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर हमारा क्या दिया गया, सिर्फ 1 दिया गया है। तो यार के रूप में हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7, ठीक ना। फिर अल्फा बीटा को देखेंगे हम, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, अचर पद 12 बटा में 1 कर देंगे हम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल 12। क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इक्वल 12 लिख सकते हैं। तो बीटा प्लस अल्फा बटा में अल्फा बीटा, ठीक है, क्या, अल्फा बीटा इक्वल अल्फा प्लस बीटा 7 बटा में 12 ऐसे लिख सकते हैं। 7 बटा में 12 ये रहा इसका आंसर, दोनों का योग। क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो समीकरण हमें दिया गया है
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के जो मूल्य का व्युत्क्रम का योग होगा वो कितना होगा? 7/12 होगा। कितना होगा? 7/12 होगा। समझ में आया आपको क्वेश्चन ये ना? ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना? अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगली क्लास में आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, ठीक ना? चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।